हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी। तीन टाइप की इमरजेंसी होती हैं। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात की है और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की है। नेशनल इमरजेंसी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वो भी हम आगे देखेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी में। प्रेसिडेंट रूल को हम कभी कभी स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं। ये कब लगता है? जब कोई भी सरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना पाई तो लग जाता है। और अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम नहीं कर रही है, मतलब उसको ब्रीच कर रही है, तो तब भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अब तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। पहली बार लगी थी जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, और वो जब 1962 में लगी थी तो वो एंड कब हुई थी? 1967 तक, मतलब कि इतने 5 साल इमरजेंसी लगी रही थी। उसके बाद सेकेंड टाइम इमरजेंसी लग गई थी 1971 में, 1975 तक चली थी। याद रखना, जो 2 बार एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है, देखो नेशनल इमरजेंसी 2 टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है, एक इंटरनल इमरजेंसी होती है। एक्सटर्नल इमरजेंसी 2 बार लग चुकी है, एक 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, और एक 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो वो जाके हटी थी 1977 में। अभी बताएंगे। फर्दर एक्सटर्नल इमरजेंसी 2 टाइप की होती है, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। और इंटरनल इमरजेंसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि अब इसको रिप्लेस करके क्या बोल दिया गया है? आर्म रिबेलियन। तो जब सेकेंड इमरजेंसी लगी हुई थी भारत में, 1971 को लगी थी, तो वो, और 1975 को एक और इमरजेंसी लग गई थी, थर्ड इमरजेंसी, मतलब सेकेंड इमरजेंसी हटी भी नहीं थी और रातों रात इंटरनल इमरजेंसी लग गई थी 25 जून 1975 को। तो एक दिन में 2 इमरजेंसी थी, पहली वाली ख़त्म नहीं हुई थी और दूसरी लगा दी थी। तो अब ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा कोई कानून में दिया ही नहीं था, और जब कोई चीज़ कानून में ना दी हो और वो कर दी जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उसके बाद आया था 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिसमें अब आर्टिकल 352 को, जिसमें नेशनल इमरजेंसी की बात की है, उसको अमेंड किया गया था। इफ़ प्रेसिडेंट वांट एट द सेम टाइम वॉर, एक्सटर्नल इमरजेंसी और आर्म रिबेलियन, ये तीनों लग सकती हैं। ये वॉर और एक्सटर्नल इमरजेंसी में आते हैं, और जो आर्म रिबेलियन है वो इंटरनल इमरजेंसी में आता है। तो अभी तक क्या, इन शॉर्ट, हमने अब तक क्या देखा? 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी हैं, 2 एक्सटर्नल, एक इंटरनल। इंटरनल कौन सी? इंटरनल डिस्टर्बेंस। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया था, क्योंकि ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये जो वर्ड है, ये होता रहता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस तो किसी भी वजह से हो सकता है, तो कि बार बार तो इमरजेंसी नहीं लगा सकते ना, तो इसीलिए इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया था। तो 21 मार्च 1975 को इंडिया से 2 इमरजेंसी ख़त्म हुई थी, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी और दूसरी इंटरनल इमरजेंसी। पहले ऐसा कानून नहीं था कि एक ही टाइम पे 2 इमरजेंसी लग सकते हैं, लेकिन जब 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आया, तो आर्टिकल 352 को अमेंड करके ये कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट चाहें तो एट द सेम टाइम तीनों इमरजेंसी लगा सकते हैं। जो भी 3 नेशनल इमरजेंसी की एक्सटर्नल, दोनों एक्सटर्नल भी लग सकती है और इंटरनल भी लग सकती है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं इन डिटेल की नेशनल इमरजेंसी के बारे में क्या बात की है, कौन कैसे। इन शॉर्ट अभी हमने समझ लिया, इसके बाद हम पूरा देखते हैं कि कैसे करते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में बात की है। कौन इम्पोज करता है? प्रेसिडेंट इम्पोज करते हैं। प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसको प्रेसिडेंट हेड करते हैं, वो उनको बोलते हैं, रिटर्न में एडवाइस देते हैं। फिर प्रेसिडेंट उनके पास, प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो गए तो वो नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। तो ये क्या होगी? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इमरजेंसी लगाना, याद रखना। और
क्या प्रेसिडेंट इसको एक बार वापस भेज सकते हैं? हाँ, एक बार प्रेसिडेंट एडवाइस रिकंसिडर करने को वापस भेज सकते हैं, उसके बाद वो उन पर बाइंडिंग है और रिटर्न में ये उनको लिख के देंगे प्रेसिडेंट को। कौन? एग्जीक्यूटिव। व्हेन कैन इट बी इम्पोज? कब नेशनल इमरजेंसी लग सकती है? अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो गए कि ग्रेव इमरजेंसी एक्सिस्ट, की इमरजेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या तो कोई इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है कि अगर नहीं लगेगी तो इंडिया खतरे में है, या इमिनेंट डेंजर ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन। अभी मैंने बताया कि आर्म रिबेलियन को क्या कर दिया गया था? रिप्लेस कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया गया था। किससे? आर्म रिबेलियन से। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में रिप्लेस किया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। अब रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें पार्लियामेंट का क्या रोल है? देखो, ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो गया ना। प्रेसिडेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये सब कौन है? एग्जीक्यूटिव है। ये सरकार है, ये तो सरकार ने लगा दी। इसके बाद प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं? लेजिस्लेटर, जो कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव तो इम्प्लीमेंट करते हैं ना, ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लग गई। तो अब पार्लियामेंट का रोल कहाँ आता है? इट शुड बी अप्रूव। जो भी इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने लगाई है वो उनको अप्रूव करानी होगी पार्लियामेंट में। कितने टाइम के अंदर? 1 महीने के अंदर उस प्रोक्लेमेशन को, जो उन्होंने घोषणा की थी नेशनल इमरजेंसी की प्रेसिडेंट ने, उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना है। कितने टाइम के अंदर? 1 महीने के अंदर। एक बार अप्रूव हो गई, इसके बाद वो इमरजेंसी कितने टाइम तक के लिए लग सकती है? 6 महीने के लिए लग सकती है। मतलब ये देखो, नेशनल इमरजेंसी, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया, रिटर्न में लिख के दिया, रिटर्न एडवाइस दी। फिर ये प्रेसिडेंट ने सेटिस्फाई होके उसको घोषणा कर दी इमरजेंसी की, कि नेशनल इमरजेंसी लग गई है। उसके बाद 1 महीने में उनको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना है, और अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद वो 6 महीने के लिए लग जाएगी। वो फर्दर एक्सटेंशन अगर 6 महीने और एक टाइम पे 6 महीने के लिए बढ़ेगी, और अगर उन्हें फर्दर एक्सटेंशन कराना है तो फर्दर उनको फिर से अप्रूवल चाहिए पड़ेगा पार्लियामेंट का। हु कैन वेरी एंड रिवोक? अभी हम देखेंगे कि ये अप्रूव कैसे होते, कौन सी मेजॉरिटी लगती है, ये सब देखेंगे अभी हम। हु कैन वेरी एंड रिवोक इट? अब इसको हटा कौन सकता है? प्रेसिडेंट खुद उसको हटा सकते हैं बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, की अभी लगा दी और अगर वो कल चाहे तो कल हटा भी सकते हैं, जब उनकी मर्जी हो। पार्लियामेंट, लोकसभा, या तो एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी पार्लियामेंट हटा सकती है। कौन? लोकसभा। राज्यसभा नहीं, लोकसभा। किसकी पावर है ये इमरजेंसी रिवोक करने की? लोकसभा की। क्या होगा? जैसे कि अभी जितने भी मेंबर हैं उसके 1/10 मेंबर नोटिस देंगे, रिटर्न में नोटिस देंगे। किसको? स्पीकर को। जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से 1/10 मेंबर क्या करेंगे? स्पीकर को रिटर्न में नोटिस देंगे कि हमें ये हटाना है। क्या हटाना है? नेशनल इमरजेंसी को हटाना है। उसके बाद एक स्पेशल सिटिंग होगी, इज कंडक्टेड विद इन 14 days ऑफ रिसीविंग नोटिस। स्पीकर को नोटिस मिल गया, उसके बाद 14 दिन के अंदर एक स्पेशल सिटिंग होगी लोकसभा की। रिजोल्यूशन शुड बी अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, और फिर इसके बाद रिजोल्यूशन शुड बी अप्रूव्ड। कौन सा रिजोल्यूशन? रिवोक करने का, इमरजेंसी हटाने का। कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? हटाने का। याद रखना, हटाने की बात हो रही है, सिंपल मेजॉरिटी से हटेगा। अब हम रिवाइज करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा नेशनल इमरजेंसी का। अब हम इन शॉर्ट देखते हैं, ये स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। नेशनल इमरजेंसी लगनी है, प्रेसिडेंट की ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। उन्होंने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको रिटर्न में एडवाइस देंगे। प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो गए फिर कि हाँ इंडिया को ग्रेव थ्रेट है, और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में या इंडिया के कुछ पार्ट में, तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस, इन तीनों में से या इन तीनों को एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में तीनों एक टाइम पे लग सकती हैं। फिर जो नेशनल इमरजेंसी या तो पूरे भारत में भी लग सकती है या कुछ पार्ट पे भी लग सकती है। देखो,
प्रेसिडेंट तीनों लगा सकते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये आया था 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। लेकिन जो पूरे पार्ट में लगेगी कुछ पार्ट में जहाँ पे थ्रेट है वहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 46। इसके बाद जैसे कि इमरजेंसी लगने, अब पार्लियामेंट का रोल कहाँ आता है, पार्लियामेंट का देखो, फॉर नेक्स्ट 1 मंथ इमरजेंसी लग गई, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इमरजेंसी 1 महीने के लिए लग गई, और अब इस 1 महीने को ख़त्म होने के पहले बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ यू मस्ट टेक लेजिस्लेटिव अप्रूवल। मतलब कि एग्जीक्यूटिव क्या है, हमारा सिस्टम कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है इंडिया में, तो इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इमरजेंसी लग तो गई, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इसको अप्रूव कराने के लिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ इनको अप्रूव कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से। मोशन फॉर अप्रूवल मतलब जब लगानी है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मंजूरी चाहिए, और जब हटानी है तो सिर्फ लोकसभा अकेले हटा सकती है 1/10 ऑफ द मेंबर नोटिस देके। तो मोशन फॉर अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी, कौन सा मोशन लाया गया कि अप्रूव करानी है इमरजेंसी को, तो ये मोशन ला गया सेपरेटली, लोकसभा में भी जाएगा और राज्यसभा में भी जाएगा, कहीं पे भी ये रिजोल्यूशन ईदर ऑफ द हाउस। ये मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह से पास हो गया तो दूसरे दोनों जगह हमें पास कराना है, किसी भी हाउस में पहले करा सकते हैं। अब यहाँ पे लगाने के लिए हमें कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, दोनों हाउस में 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी विच इज़ more than 50% of the total house of the total house of the member, या इसको हम टोटल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इमरजेंसी हमें पता है किसने लगाई थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने। तो 44th जब 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पहले क्या था कि सिंपल मेजॉरिटी से लग जाती थी। ओरिजिनली अगर इमरजेंसी लगानी है तो कौन लगा देता था, पार्लियामेंट लगा देती थी। यहाँ देखो आप, हाँ पहले क्या था कि 1 महीने का टाइम था, और पहले 2 महीने का टाइम था और सिंपल मेजॉरिटी से लग रही थी, और जो 1/10 ऑफ द लोकसभा के मेंबर्स का नोटिस चाहिए था, ये सब होता ही नहीं था, और पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था। बाद में जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो इसको 1 मंथ कर दिया। मतलब पहले क्या था कि इमरजेंसी को लगाना आसान था। अब बाद में जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो क्या कर दिया कि उसको कठिन कर दिया, कि मतलब 2 महीने तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चल रहा था और उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए था तो सिंपल मेजॉरिटी से, तो ये यहाँ तक आसान ही चल रहा था। इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार जब तक थी तो आसान चल रहा था। उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में और इमरजेंसी ख़त्म हो गई थी, नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद इनने क्या पास किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें इनने क्या चेंज किया, 2 मंथ को इनने 1 मंथ कर दिया, और जहाँ सिंपल मेजॉरिटी लगती थी पहले पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए, उसको कर दिया 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और या तो मोर देन 50% ऑफ द मेंबर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एक बार लग गई, इसके बाद अगर इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है फर्दर 6 मंथ के लिए तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट इमरजेंसी 6 महीने के लिए लगी थी, उसको ख़त्म होने से पहले एक और मोशन उनको लाना पड़ेगा, मोशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ इमरजेंसी, कि हम अब इस बार हमें क्या करना है, एक्सटेंशन करना है, कि मतलब फर्दर 6 महीने के लिए एक बार में एक मोशन से 6 महीने तक ही के लिए इमरजेंसी एक्सटेंड हो सकती है। और ये कितनी बार हो सकती है, इनफाइनाइट टाइम्स, कितने बार भी 6 महीने का रिजोल्यूशन पास करवाओ, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग या मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, इससे आप दोनों हाउस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पास कराओ।
इसके बाद मैंने अभी बताया कि लोग अभी क्या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इमरजेंसी को लगाना आसान कठिन कर दिया था, लेकिन हटाना आसान कर दिया था। हटाना आसान कैसे कर दिया था कि प्रेसिडेंट इसको हटा सकते हैं, और इसमें 1/10 ऑफ द मेंबर लोकसभा के अगर नोटिस दें प्रेसिडेंट को तो डिबेट, फिर क्या होगा, डिबेट, डिस्कशन और सेशन, स्पेशल सेशन होगी। अब एक रिमोशन आएगा, रिजोल्यूशन आएगा, कौन सा, रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी, की हमें इमरजेंसी को हटाना है। अगर अब क्या हुआ कि हाउस सेशन में नहीं है और या तो हाउस सेशन में है, अगर हाउस सेशन में है तो वो नोटिस प्रेसिडेंट किसको पकड़ा देंगे, स्पीकर को, कि आप हटा दीजिए इसको सिंपल मेजॉरिटी से। और अगर हाउस सेशन में नहीं है तो 14 दिन के अंदर एक स्पेशल सेशन होगा, फिर उस मोशन रिवोकेशन मोशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी पे क्या होगा, डिबेट होगा, डी फॉर डिबेट, डिस्कशन और वोटिंग होगी, और फिर सिंपल मेजॉरिटी से हटा देंगे। मतलब लग रही है स्पेशल मेजॉरिटी से इमरजेंसी अप्रूव करानी है, और आसान कैसे कर दिया, सिंपल मेजॉरिटी से। इसलिए इमरजेंसी क्या हो गया, लगाना कठिन हो गया और हटाना आसान हो गया, सिंपल मेजॉरिटी से लग रही है, और राज्यसभा की ज़रूरत नहीं है हटाने के लिए, लोकसभा खुद अकेले हटा दे रही है। और वहीं लगाने के लिए दोनों की ज़रूरत है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, हाँ ये सब देख लिया। इफेक्ट, अब नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं, अब हम ये देखेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके। एग्जीक्यूटिव इफेक्ट क्या होता है कि जो स्टेट आर अंडर कंप्लीट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ सेंटर, जो राज्य सरकार हैं वो किसके कंट्रोल में आ जाती हैं, सेंटर के कंट्रोल में आ जाती हैं। और लेजिस्लेटिव इफेक्ट में एग्जीक्यूटिव इफेक्ट, मतलब जो राज्य सरकार हैं वो किसके, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ सेंटर, सरकार के कंट्रोल में आ जाते हैं। और लेजिस्लेटिव इफेक्ट क्या होता है कि जो पार्लियामेंट एम्पावर टू मेक लॉ ऑन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो जो अभी तक ऐसे तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे नॉर्मली नहीं बनाती है, एक तो इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लिस्ट में बना सकते हैं, और एक जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है अंडर आर्टिकल 249 तब यूनियन सरकार, सेंटर, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बनाती है। तो पार्लियामेंट एम्पावर, लेजिस्लेटिव इफेक्ट क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट को पावर मिल गई कि वो स्टेट लिस्ट में कानून बना सकते हैं। और लॉ मेड बिकम इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। देखो एक और चीज़ है, जब इमरजेंसी 6 महीने के लिए बढ़ रही थी तो वो लॉ मेड इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट, जो कानून बना है अब वो इन 6 महीने के लिए इमरजेंसी लग रही थी, एक्सटेंड हो रही थी। और वहीं अब जब इमरजेंसी, तो इन शॉर्ट ये याद रखो 6 महीने से इमरजेंसी बढ़ रही है, और जो लोकसभा और क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा ही बोलते हैं, वो 1 साल के लिए एक्सटेंड होते हैं। तो इमरजेंसी बढ़ रही, जब भी रिजोल्यूशन पास होता है तो इमरजेंसी बढ़ती है 6 महीने के लिए, और लोकसभा और विधानसभा बढ़ती है 1 साल के लिए। लेकिन जब इमरजेंसी हट जाए, अगर प्रेसिडेंट ने चाहा कि आज लगाई और कल उनको हटाना है, तो फिर वो 1 साल नहीं माना जाएगा, फिर वो मतलब 6 महीने की मतलब 1 साल के लिए जो लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा जो एक्सटेंड हुई थी 1 साल के पीरियड के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वो सिर्फ 6 महीने तक ही वैलिड हो सकती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। लॉ मेड बिकम इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, और वो कानून भी 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा जो उन्होंने बनाया है। फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होता है, जो सेंटर इज एम्पावर टू अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, जो भी टैक्स पैसे कलेक्ट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन और स्टेट पे। कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करती है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो ये सेंटर के पास पावर आ गई, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को वो अल्टर भी कर सकते हैं। Such alteration of revenue distribution cannot extend beyond the expiration of the financial year in which such proclamation ceases to operate.
अब जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वो अल्टर कर सकते हैं, वो सिर्फ एक हर साल फाइनेंशियल मतलब हर साल का डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो सिर्फ एक साल के लिए ही होगा, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा। ये नहीं कि आप नेक्स्ट ईयर फिर से वो चीज़ कर रहे हैं। अब फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट होता है? जो आर्टिकल 19 जो है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये इसमें 350 आर्टिकल 358 टॉक अबाउट आर्टिकल 19 और 359 टॉक अबाउट ऑल द आर्टिकल्स एक्सेप्ट 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 क्या होता है, कभी भी ये इनएलिनेबल राइट है, दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी कंडीशन। जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है वो सस्पेंड नहीं होते हैं। ये कहाँ पे लिखा है? 359। बाकी सारे राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। और अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। इट इज़ ऑटोमेटिक। अगर देखो, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इट इज़ ऑटोमेटिक की, और आर्टिकल 19 क्या होगा हमारा? ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। वहीं जब क्या बोलते हैं, और जो बाकी के आर्टिकल्स हैं ये ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं होते। इसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की ज़रूरत है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि बाकी के फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड करने हैं नहीं करने, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व नहीं होते कि कल आज नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आपके आर्टिकल 19 मतलब चला जाएगा, आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। आप फिर ये नहीं बोल सकते कि मेरी तो फ्रीडम ऑफ राइट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का नहीं। ये आपका आर्टिकल 19 ख़त्म हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा जब तक नेशनल इमरजेंसी है। लेकिन जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। अगर उन्होंने बोला कि सस्पेंड होने हैं तो हो जाएंगे, नहीं बोला तो नहीं होंगे। और जो आर्टिकल 19 है ये इंटरनल इमरजेंसी पे सस्पेंड नहीं होता है, मतलब आर्म रिबेलियन पे सस्पेंड नहीं होता है। ये कब सस्पेंड होता है? ये सस्पेंड होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन हो तब ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में ये सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 19, और जब इंटरनल इमरजेंसी लगी हो तो आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड नहीं होता है। और जो ये क्या होता है, एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री फॉर एंटायर ड्यूरेशन। जितने टाइम तक नेशनल इमरजेंसी है तब तक के लिए एप्लीकेबल रहता है और पूरे कंट्री में लगता है। और वहीं जो बाकी के आर्टिकल्स हैं इसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है। प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि बाकी किस फंडामेंटल राइट्स हमें सस्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये कैन बी स्पेसिफिक कि मतलब या तो पूरे इंडिया में भी आप कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा सकते हैं, या तो कुछ पार्ट में जहाँ पे थ्रेट है वहाँ पे वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे हो सकता है। तो ये इट इज़ अ वाइड एज राइट बिकम डेड एंड इट इज़ अ नैरो एज राइट आर एज अलाइव। हाँ, आर्टिकल 358 डील विथ आर्टिकल 19, और ये एक्सटर्नल इमरजेंसी पर सस्पेंड हो जाता है और इंटरनल इमरजेंसी पर सस्पेंड नहीं होता है। शॉर्ट में समझाया है ये मैंने। और वहीं 359 में क्या होता है कि डील विथ ऑल द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 19, और एक्सेप्ट आर्टिकल 19 के बारे में तो 358 ने बात करती है। और जो 20 और 21 होते हैं ये सस्पेंड होते ही नहीं हैं, चाहे एक्सटर्नल लगा लो चाहे इंटरनल इमरजेंसी लगा लो। डील विथ ऑल फंडामेंटल राइट, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए। और आर्टिकल फंडामेंटल 19 आपका ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे। तो अब तक हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या क्या चेंज किया था? रिटर्न एडवाइस कर दिया था कि अगर प्रेसिडेंट को रिटर्न एडवाइस देंगे इमरजेंसी लगाने का, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो गए तो प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं। और उसके बाद 2 महीने का समय जो ओरिजिनली था इसको 1 मंथ कर दिया, मतलब टफ कर दिया कि जल्दी से मतलब क्योंकि इमरजेंसी लगा रहे हैं तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड होते हैं। तो ज़रूरी है, ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो पार्लियामेंट इस पर क्या करते हैं, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी इसका टाइम ड्यूरेशन कम कर दे कि जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट से अप्रूव कराओ कि अगर ये एग्जीक्यूटिव ये उनकी डिस्क्रिशनरी भी तो हो सकती है, ये थ्रेड इंडिया के लिए थ्रेड भी तो हो सकता है। इसीलिए 2 महीने का टाइम ज़्यादा हो रहा था तो 1 महीने का टाइम कर दिया।
कौन सी मेजॉरिटी चाहिए लगाने के लिए? दोनों हाउस से, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, 2/3 एंड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। और अगर हटानी है तो 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा अकेले ये रिजोल्यूशन नोटिस देंगे स्पीकर को। अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर को देंगे, अगर हाउस सेशन में नहीं है तो 14 दिन के अंदर एक स्पेशल सेशन कराया जाएगा, फिर उस पर डिबेट डिस्कशन, और फिर सिंपल मेजॉरिटी से हम हटा देंगे। सिंपल मेजॉरिटी से आसान कर दिया। और 20 और 21 दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी कंडीशन। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ये चेंज किया था। रिवोक के लिए लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देगी। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर है? हाँ, कि अगर पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया और अगर जुडिशरी को लगता है कि कुछ गलत है तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। ये किसने बोला था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1958 48 सॉरी, ये हमने पढ़ लिया। अब दूसरी टाइप की हमारी इमरजेंसी है प्रेसिडेंट रूल। हमारी नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो गई है, 2 टाइप की है, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हमारी दूसरी इमरजेंसी है प्रेसिडेंट रूल, जिसके बारे में आर्टिकल 356 बात करता है। प्रेसिडेंट रूल कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट लगाते हैं, या तो वो खुद लगा सकते हैं या गवर्नर ने उनको रिपोर्ट दी कि यहाँ पे ठीक नहीं चल रहा है इस स्टेट में, तो तब भी प्रेसिडेंट की मर्जी होती है कि लगाना है या नहीं लगाना। when can it be imposed? When a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution। संविधान में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है कोई भी राज्य सरकार, तो अब गवर्नर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेंट्रल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रेसिडेंट को नोटिस भेज देंगे, क्या भेज देंगे? रिपोर्ट भेजेंगे प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे ठीक नहीं चला। फिर प्रेसिडेंट को लगा तो वो सेटिस्फाई हो गए तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे स्टेट इमरजेंसी। अब पार्लियामेंट का रोल क्या है? अप्रूवल बाय पार्लियामेंट विद इन 2 months। नेशनल इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल 1 महीने के लिए 1 महीने के अंदर चाहिए था, लेकिन अगर स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लग गया तो इसके लिए पार्लियामेंट का कितने महीने में अप्रूवल चाहिए? 2 महीने के अंदर। कौन सी मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से। भाई नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजॉरिटी से लग रहा था। कैन रिमेन इन ऑपरेशन फॉर 6 months। ये भी 6 महीने के लिए, एक टाइम पे सिर्फ एक ही टाइम, मतलब 6 महीने तक के लिए ही लग सकता है। रिक्वायर रेगुलर अप्रूवल एवरी 6 months। वहाँ पे 6 महीने कर करके इनफाइनाइट टाइम के लिए। यहाँ सिर्फ मैक्सिमम पीरियड 3 साल, मतलब हर बार रिजोल्यूशन लेके आएंगे कि इमरजेंसी लगनी है, अप्रूव कराएंगे पार्लियामेंट से हर 2 महीने के अंदर, और वो अगर अप्रूव हो गया तो 6 महीने के लिए इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लग गया, स्टेट इमरजेंसी लग गई। लेकिन ये सिर्फ 3 साल तक मैक्सिमम लग सकता है, उसके बाद ये हट जाएगी। अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट में एज्यूम टू हिमसेल्फ फंक्शन एंड पावर ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एज्यूम करने लगते हैं अपने आप को टू बी एग्जीक्यूटिव ऑफ, और गवर्नर जो होते हैं एडमिनिस्टर द स्टेट इन द प्रेसिडेंट नेम। गवर्नर के हाथ में कंट्रोल आ जाता है और वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखने लगते हैं किसके नाम पर? प्रेसिडेंट के नाम पे। तो और एक ये हो गया, प्रेसिडेंट में ऑल्सो डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शाल बी एक्सरसाइबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट मे ऑल्सो डिक्लेयर, अब मे बोला है, कंपलसरी नहीं है। प्रेसिडेंट ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं जो भी पावर है स्टेट मतलब विधानसभा की वो और विधान परिषद की, वो किसके पास में आ जाएंगी? पार्लियामेंट की। मतलब जो कानून बनाने की पावर किसके पास आ जाएगी? पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी। कानून बनाने की पावर आ गई, लेकिन उसके बाद जब स्टेट इमरजेंसी ख़त्म होगी, प्रेसिडेंट रूल ख़त्म होगा, इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास चॉइस होती है, विधानसभा विधान परिषद के पास चॉइस होती है कि वो उस कानून को रिपील करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, या उसको बनाए रखना चाहते हैं उस कानून को। और जो प्रेसिडेंट रूल लगता है इसमें जुडिशरी अफेक्ट नहीं होती है। ना तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम जुडिशरी अफेक्ट हो रही थी, मतलब जुडिशरी मतलब ना सुप्रीम कोर्ट और
हाई कोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ही स्टेट इमरजेंसी, किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगी है तो इस पर हाई कोर्ट को कोई लॉस नहीं होता। इन शॉर्ट अभी हम ये, अब तक हमने जो प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ा है, अब हम ये देखते हैं। अब तक 125 से ज़्यादा बार लग चुकी है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ और अब्यूज़ हुआ है इस आर्टिकल का, आर्टिकल 356 के बारे 356 का। जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, देखो फेडरल फीचर, जो जब इमरजेंसी लगती है तो इस पीरियड में क्या होता है, जो फेडरल अरेंजमेंट होता है वो रिप्लेस हो जाता है यूनिटरी अरेंजमेंट से। फेडरल अरेंजमेंट क्या है कि जहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड है, लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो ये यूनिटरी टिल्ट हो जाता है, मतलब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है इमरजेंसी के टाइम पे। तो क्वासी फेडरल स्टेट यूनिटरी टिल्ट हो जाता है ये। इफ़ प्रेसिडेंट सेटिस्फाई ऑन द एड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो या तो उन्होंने एडवाइस दिया, या प्रेसिडेंट को खुद से लगा, या तो ईदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, और इवन अदरवाइज भी हो सकता है कि किसी और कारण से भी प्रेसिडेंट, तो एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पे स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी। और ये इमरजेंसी क्यों लगेगी कि या तो मेजॉरिटी में नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर सरकार नहीं बना पाई क्योंकि मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, और या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर सरकार है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, टीपीएसपी को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, तो भी स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच कर रहे हैं। अब लग गई इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, इसके बाद 2 महीने के अंदर उनको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। मोशन फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ आर्टिकल 356, ये सेपरेटली होगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ये अप्रूवल कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट को अप्रूव करना है 2 महीने, वहाँ पे भी नेशनल इमरजेंसी में भी राज्यसभा और लोकसभा सेपरेटली दोनों में पास हो रहा था। वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी लग रही थी, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी लग रही है। स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी लग रही थी, वहाँ पे 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। और यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होती है हमारी सिंपल मेजॉरिटी। मैंने पूरा मेजॉरिटी वाला, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी का मेरा एक टॉपिक है, मैंने पूरा इन डिटेल कराया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी की, आपको पूरी हर टाइप की कौन सी कितने टाइप की मतलब मेजॉरिटी होती हैं और कौन सी मेजॉरिटी कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, वो सब डिटेल में पढ़ाया है, आप उसको देख लेना। एज सून एज यू गेट दिस अप्रूवल, इमरजेंसी गेट एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ, इमरजेंसी 6 महीने के लिए लग गई। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट 6 मंथ, मोशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ इमरजेंसी लगेगी और मैक्सिमम 3 साल तक के लिए हो सकता है ये। अब एक और चीज़, 1 साल तक के लिए तो ऑर्डिनरी होता है, बाकी के 2 साल के लिए अगर उनको फिर से एक्सटेंशन लगानी है, मतलब कि इमरजेंसी चाहिए, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो फिर उनको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहला कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए कि इंडिया में या इंडिया के किसी पार्ट में, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सर्टिफाई करना होगा कि हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकते हैं, तो भी उस केस में स्टेट इमरजेंसी लग सकती है। 1 साल तो ऑर्डिनरी पीरियड हो सकता है कि आराम से पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से बढ़ा सकती है 1 साल तक के लिए, लेकिन उसके बाद उनको ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। यहाँ पे भी मतलब और एक गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंशियल रूल, जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन होता है ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। जब नेशनल इमरजेंसी लग रही थी वो भी जुडिशियल रिव्यू का मैं टॉपिक इन डिटेल में आपको कराऊंगी। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आती है। इफ़ स्टेट गवर्नमेंट वर्क अगेंस्ट सेकुलरिज्म, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज। सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलर, इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है कि इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है। सेकुलर मतलब कि हम किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करते, हमारे इंडिया में सारे धर्म बराबर हैं, तो ये सेकुलर नेचर है इंडिया का। तो अगर कोई राज्य सरकार वर्क अगेंस्ट इंडिया के सेकुलरिज्म के अगेंस्ट काम करे कि मतलब किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है उस कंडीशन में भी। If president rule is imposed on political consideration, the court can even restore assembly. अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया, मतलब अब 2 महीने का प्रेसिडेंट रूल क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, सेंटर का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है।
और 2 महीने के अंदर हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, वो लेजिस्लेचर है। लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लग गया किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से, कि कोई भी कारण हो सकता है कि अब जैसे कि सेंटर लेवल पे बीजेपी की सरकार हो, किसी राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है और उनको कुछ पंगा करना है, कोई लड़ाई झगड़े, तो उस कंडीशन में अगर उनको पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से उन्होंने अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, तो उस जुडिशरी क्या कर सकती है, रीस्टोर कर सकती है असेंबली को। मतलब कि अगर ये तो गलत है ना एक तरह से, तो उसको जुडिशरी उस ऑर्डर को हटा सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल क्या है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है। स्टेट असेंबली कैन बी डिसॉल्व ओनली आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूव सेंट्रल लॉ रूल। देखो, जो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो स्टेट असेंबली, जो विधानसभा विधान परिषद होती हैं, वो डिसॉल्व नहीं होती है, वो सस्पेंड होते हैं। डिसॉल्व वो कब होती हैं, जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है। जो भी सेंटर का रूल था उस 2 महीने के लिए, जब सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगा 2 महीने तक ये क्या चल रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चल रहा है सेंटर का। इस बीच ये डिसॉल्व नहीं होगी। मतलब डिसॉल्व मतलब क्या होता है, डिसॉल्व मतलब होता है कि इलेक्शन फिर से कंडक्ट कराने पड़ेंगे, पूरे के पूरे मतलब हटा दिया, पूरी विधानसभा ही डिसॉल्व हो गई, तो इसके बाद तो हमें फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ेंगे। लेकिन सस्पेंड जब करते हैं तब उस टाइम इलेक्शन नहीं कराने पड़ते। तो स्टेट असेंबली कैन बी डिसॉल्व ओनली आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूव सेंटर रूल। जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है सेंटर के एग्जीक्यूटिव रूल को, उसके बाद ही कैन बी डिसॉल्व। मैंडेटरी नहीं है कि डिसॉल्व हो गई, हो सकता है कि डिसॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कैन बी डिसॉल्व लिखा है। स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा। Supreme Court and High Court can compel the Union government to dissolve material on whose basis the President rule has been imposed. सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट की भी पावर है और हाई कोर्ट की भी। हाई कोर्ट भी जुडिशल रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो कैन कंपेल द यूनियन गवर्नमेंट टू डिस्क्लोज मटेरियल, कि किस ग्राउंड पे इनने प्रेसिडेंट रूल लगाया है। उनको बोल सकते हैं कि आप बताइए, यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन की सरकार को बोल सकते हैं सेंट्रल लेवल की, कि आप सेंटर बोलो या यूनियन बोल दो, एक ही बात है। ऑन हुज बेसिस द प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन, किस बेसिस पे लगाया है। प्रॉपर कंडीशन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। देखो, एक तो इनेबिलिटी ऑफ एनी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, की कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाई तब भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। या स्टेट गवर्नमेंट वर्क अगेंस्ट सेकुलरिज्म, स्टेट गवर्नमेंट सेकुलरिज्म के अगेंस्ट। सेकुलरिज्म क्या है, इंडिया का जो सेकुलर नेचर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन वो होता है कि कल को अगर बोला जाए कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रही, तो अगर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगी तो इंडिया 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 नहीं रहेगा। क्यों, जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं हटा सकते हम। तो इंडिया का सेकुलर नेचर है, अगर इसके अगेंस्ट काम करें, इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना ही डिफाइन है। एक ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है कि एक ऐसी चीज़ जिसको नहीं हटाया जा सकता है। एक ये कंडीशन होगी अंडर आर्टिकल 365, या तो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम कर रही है, एक ये हो गया आर्टिकल 365 में ये दिया है, तब भी नेशनल प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अब तक हमने 2 इमरजेंसी देख ली, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये हमारी आर्टिकल 360 बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये लगाने के लिए प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई करना पड़ता, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बाइंडिंग होगी, ठीक है। एक बार रिकंसिडर के लिए वापस भेज सकते हैं। उसके बाद ये भी लग गई, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी की जैसी हो रही है। यहाँ भी अगर एक बार प्रेसिडेंट रूल मतलब प्रेसिडेंट ऑर्डर से इमरजेंसी लग गई, वो सेटिस्फाई हो गए फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके बाद 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ्स वी मस्ट टेक लेजिस्लेटिव अप्रूवल सेपरेटली, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए अप्रूव कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से। वही नेशनल इमरजेंसी में हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। आप प्लीज़ मेजॉरिटी वाला, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी वाला पूरा वीडियो देखिए। मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी विद टॉपिक वाइज कवर करी हूँ, साथ में मैं PYQ भी उसी टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करा रही हूँ।
इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 विल बी एक्सटेंडेड, और ये इमरजेंसी एक्सटेंड हो सकती है, और इसके लिए यू डोंट नीड टू एक्सटेंड, आपको एक्सटेंड करने की जरूरत, एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए लग गई, इसको प्रेसिडेंट नीड टू रिवोक इट बाय अनदर प्रोक्लेमेशन, और इसको हटाना है तो प्रेसिडेंट एक और ऑर्डर लाएंगे। इसको बार बार बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया फिर वो लग गई इनफाइनाइट टाइम के लिए, उसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। वहीं उन प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी के लिए एक्सटेंड करने के लिए हर 6 महीने से बढ़ रही थी, वो इनफाइनाइट टर्म के लिए बढ़ रही थी, और प्रेसिडेंट रूल सिर्फ मैक्सिमम 3 साल तक के लिए लग सकता है। यहाँ पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हार्म हुए, कैसे, उनकी सैलरी रिड्यूस कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। हु इम्पोज प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बाइंडिंग है, हाँ, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, एक बार भेज सकते हैं, उसके बाद वो बाइंडिंग। व्हेन कैन इट बी इम्पोज, व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट, कि इंडिया की जो फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिगड़ गई, या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक नहीं बैठ रहा है, तो उस कंडीशन में लग सकती है। इसका इफेक्ट क्या होगा, एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो इसके इफेक्ट क्या होंगे। The union executive can give any direction to state to observe the canon of financial property. यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है, जो यूनियन लेवल की, सेंट्रल लेवल की सरकार है, वो डायरेक्शन दे सकती है राज्य सरकार को फाइनेंशियल मामले में। रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन एज पर डायरेक्शन, किसी की भी सैलरी कम कर सकते हैं ठीक है। मनी बिल किसके कंट्रोल में आ जाएंगे, सेंटर के। और फाइनेंशियल बिल 2 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। फाइनेंशियल बिल, मनी बिल इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल, तो टू बी रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एज पर डायरेक्शन। जितने भी ये मनी बिल, जो पैसे से रिलेटेड बात होगी, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, वो किसके लिए रिजर्व करके रख लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के कंसिडर के लिए रिजर्व करके रख लेंगे, कौन, गवर्नर कर लेंगे। सेंटर एक्वायर फुल कंट्रोल ओवर स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर, जो भी फाइनेंशियल मैटर होगा तो सेंटर का पूरा कंट्रोल होगा स्टेट पे। तो अब तक हम क्या देखा कि फंडामेंटल राइट और जुडिशरी की बात करते हैं। आर्टिकल 352, 356, आप मेरी हैंडराइटिंग को इग्नोर करिए, ये मेरे नोट्स से मैंने क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको ये लगाया हुआ है, और ये क्लास के टाइम पे लिखा था, तो ये स्पीड में लिखा गया था, तो इसलिए हैंडराइटिंग इग्नोर करिए। आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं। 358 में बात की है आर्टिकल 19 की, और 359 में बात की है अदर आर्टिकल्स की, एक्सेप्ट 20 और 21 तो हटते ही नहीं है, सस्पेंड होते ही नहीं है। तो फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड होते हैं, हाँ होते हैं। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड होता है, और बाकी के आर्टिकल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड होते हैं। आर्टिकल 19 एक्सटर्नल इमरजेंसी में सस्पेंड होता है, इंटरनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होता है। जुडिशरी इफेक्ट होती है, नहीं होते हैं। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। क्या आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं, नहीं। जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगा हो, स्टेट इमरजेंसी लगी हो, तो आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जाता है। क्या जुडिशियरी अफेक्ट होती है, नहीं, जुडिशियरी भी अफेक्ट नहीं होती है। आर्टिकल 360 ये किसकी बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट यहाँ भी अफेक्ट नहीं होते, लेकिन जुडिशरी पहली बार फाइनेंशियल इमरजेंसी में अफेक्ट हुई। कैसे, क्या इनकी पावर्स छीन ली, नहीं। सैलरी जो हैं जजेस की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट, सबकी सैलरीज अफेक्ट की जा सकती है, मैंडेटरी नहीं है, की जा सकती हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन एज पर डायरेक्शन, किसी की भी सैलरी रिडक्ट की जा सकती है। प्रीलिम्स 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। एक्सक्लूसिव पावर की बात करने की, जो सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, रेटिफाई करना, टू डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, क्या है ये लोकसभा की एग्जीक्यूटिव पावर है। रेटिफाई करना मतलब कि अप्रूव कराना,
नहीं, क्योंकि इमरजेंसी को अप्रूव कराना लोकसभा से भी कराना है, राज्यसभा से भी कराना है सेपरेटली। अगर नेशनल इमरजेंसी होगी तो स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव कराना है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी सेपरेटली। वहीं अगर एक्सटर्नल फाइनेंशियल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल होगा तो हमें नहीं करानी है, मतलब तो हमें सिंपल मेजॉरिटी से करानी है। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं, ये एक्सक्लूसिव पावर तो नहीं है, लेकिन अगर हटानी है तो 1/10 ऑफ द मेंबर रिटर्न नोटिस देंगे प्रेसिडेंट को, और अगर हाउस सेशन में होगा तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस नोटिस को स्पीकर को दे देंगे। और अगर तो रेटिफाई करना ये लोकसभा की एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव मतलब स्पेशल पावर नहीं है, लेकिन अगर विड्रॉ कराना है तो ये उनकी एक स्पेशल पावर है। विड्रॉ मतलब हटाना, लगाना, डिक्लेरेशन करने में नहीं है। टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या कॉन्फिडेंस मोशन हो, ये कहाँ पे लाया जाता है, ये लाया जाता है लोकसभा में। टू कोई भी मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये याद रखना। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो, अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच कराना है तो वो किसी भी हाउस में रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, मतलब कि या तो राज्यसभा में या लोकसभा, किसी भी हाउस में मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ मोशन लाया जा सकता है, रिजोल्यूशन किसका, इम्पीच कराने का, प्रेसिडेंट का। ये राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। और फिर दोनों ही कौन सी मेजॉरिटी से सबसे ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी लगती है, कौन सी, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। अब तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या आ रहा था, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेजॉरिटी चाहिए है किसको इम्पीच करने के लिए, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ज़रूरत पड़ रही थी। ये क्या है, तो एक्सक्लूसिव पावर में हम क्या लगा देंगे, रेटिफाई करने में, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नो, अगर विड्रॉ होता तो येस। तो सेकंड तो हमारा सही है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, किसके अगेंस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कब लाया जाता है, जब सरकार मेजॉरिटी में नहीं है। और ये कैसे पता चलता है, अब हर साल जब इलेक्शन प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं हाउस को हर साल, तो उसके बाद उस मोशन, जो भी उन्होंने स्पीच दी है, जो भी एड्रेस किया है हाउस को, उसके बाद एक मोशन लाया जाता है। तो अगर वो अप्रूव नहीं हुआ तो इट मीन्स कि सरकार मेजॉरिटी में नहीं है, तभी तो कोई भी चीज़ अगर पास नहीं हो पा रही है लोकसभा से, राज्यसभा से, तो ये क्या हिंट करता है कि सरकार मेजॉरिटी में नहीं है। तो तभी अपोजिशन क्या करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आती है लोकसभा में कि तो। और अब मैंने ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सेकंड। मैंने पूरा स्पेशल पावर्स क्या होते हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, ये भी एक टॉपिक वाइज कवर किया है। और टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी मैंने सब कुछ पढ़ाया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।